नमस्कार और आज के हमारे सत्र में स्वागत है जहां हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन काफी महत्वपूर्ण हिस्से पर यानी कि एल्केन पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूं। जी नमस्कार। हाँ, एल्केन ये वो हाइड्रोकार्बन है जिन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इनके गुणों और प्रतिक्रियाओं पर काफी विस्तृत जानकारी भी है। हाँ, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह से शामिल भी है ना। अक्सर हम ध्यान नहीं देते। बिल्कुल, ईंधन से लेकर प्लास्टिक तक इनका रोल है। तो आज का हमारा मकसद है इन एल्केन को अच्छी तरह समझना कि भाई ये क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, किस में घुलते हैं वगैरह। और फिर जाहिर है इनकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वे कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल, एल्केन आखिर है क्या? देखिए, एल्केन को हम कहते हैं एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा है। हाँ, इसे थोड़ा आसान करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले यौगिक, और कुछ नहीं। ठीक है। और संतृप्त? संतृप्त यानी सैचुरेटेड, मतलब कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सब सिंगल। ओके, सिंगल बॉन्ड। हाँ, और एलिफैटिक? एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले, मतलब कार्बन की एक चेन होगी, सीधी या शाखित, पर बंद रिंग नहीं। हालांकि साइक्लोएल्केन भी होते हैं, पर आज हम मुख्य रूप से खुली श्रृंखला वालों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये संरचना हो गई सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक। अब ये चेज इनके भौतिक गुणों को कैसे प्रभावित करती है, खासकर अगर हम इनकी ध्रुवीयता, पोलैरिटी और घुलनशीलता की बात करें? हाँ, ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इनकी। होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो वैद्युतीय ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो लगभग एक जैसी होती है, बहुत कम अंतर है। अच्छा। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है एल्केन में, वो अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर। मतलब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता ज्यादा? हाँ बिल्कुल। और क्योंकि ये बंधन ही नॉन पोलर हैं, तो पूरा एल्केन अणु भी एक तरह से नॉन पोलर ही होता है। नॉन पोलर, तो फिर वही तेल और पानी वाली बात आ गई। तेल भी तो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं ना, नॉन पोलर। सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्केन पानी में नहीं घुलेंगे, पानी तो पोलर है। एग्जैक्टली। पानी एक ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट। और केमिस्ट्री का एक मशहूर नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, मतलब समान समान में घुलता है। हाँ हाँ। तो क्योंकि एल्केन नॉन पोलर हैं, वे पानी जैसे पोलर सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल। लेकिन हाँ, अगर आप कोई नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लें, जैसे ईथर है, बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म, तो उनमें घुल जाएंगे। उनमें आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। और इन अणुओं के बीच आपस में किस तरह का खिंचाव, कौन सा बल काम करता है? क्योंकि वही तो तय करेगा ना कि ये गैस होंगे, तरल होंगे या ठोस। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एल्केन अणुओं के बीच जो मुख्य अंतर आणविक बल लगते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो बहुत ही कमजोर किस्म के होते हैं। कमजोर कौन से वाले? उन्हें हम कहते हैं वैन डर वाल्स बल, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये असल में अस्थायी द्विध्रुवों, टेम्पररी डायपोल्स के कारण पैदा होते हैं। अच्छा। और इन बलों की जो ताकत है वो अणु के आकार पर निर्भर करती है, और खास तौर पर उसके सतह क्षेत्र पर, सरफेस एरिया पर। मतलब अणु जितना बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और ये वैन डर वाल्स बल उतने ही मजबूत होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, श्रृंखला लंबी होती जाएगी। हाँ, तो ये वैन डर वाल्स बल भी मजबूत होते जाएंगे। बिल्कुल। अणु बड़ा, सतह ज्यादा, बल ज्यादा, सीधा हिसाब है। और इसका असर फिर क्वथनांक और गलनांक पर क्या पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। असर सीधा है। बल मजबूत होंगे तो अणुओं को एक दूसरे से दूर करने के लिए, यानी उबालने या पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी। अच्छा। इसीलिए जैसे जैसे एल्केन श्रृंखला लंबी होती है, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, वैसे वैसे उनके क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। ये बात हुई सीधी श्रृंखला, मतलब स्ट्रेट चेन वाले एल्केन की। लेकिन एल्केन में तो शाखाएं भी हो सकती है ना, ब्रांचिंग, जिन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आइसोमर्स होते हैं। तो क्या इस ब्रांचिंग का भी क्वथनांक और गलनांक पर कोई असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, और ये बहुत दिलचस्प है। अगर आप समान आणविक द्रव्यमान वाले दो एल्केन लें, एक सीधी चेन वाला और एक शाखित यानी ब्रांच चेन वाला, हाँ, तो शाखित वाले का क्वथनांक उसके सीधी श्रृंखला वाले आइसोमर की तुलना में कम हो जाता है। कम हो जाता है? हाँ। ये तो अजीब है, मुझे लगा था शायद बढ़ेगा। ऐसा क्यों? हाँ, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है पहली बार में। देखिए, सोचिए कि एक सीधी श्रृंखला वाला अणु कैसा है।
एक लंबी छड़ी जैसा, है ना? हाँ, मान सकते हैं। और जब उसमें शाखाएं निकल आती हैं तो अणु थोड़ा सिमट जाता है, ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा गोलाकार सा हो जाता है, एक गेंद जैसा। अच्छा, छड़ी की जगह गेंद। हाँ, अब गेंद का सतह क्षेत्र उसी वजन की लंबी छड़ी के मुकाबले कम होता है ना? हाँ, ये तो है। तो बस सतह क्षेत्र कम होने का मतलब है कि अणुओं के बीच संपर्क बिंदु, कांटेक्ट पॉइंट्स, कम हो जाते हैं। अच्छा। और इससे उनके बीच लगने वाले वो वैंडरवाल्स बल कमजोर पड़ जाते हैं। और अगर बल कमजोर हैं तो उन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, इसलिए क्वथनांक कम हो जाता है। अरे वाह, ये छड़ी और गेंद वाला उदाहरण तो बढ़िया है, एकदम क्लियर हो गया। इसका कोई वास्तविक उदाहरण है, जैसे किसी एल्केन का? सबसे क्लासिक उदाहरण है पेंटेन का, C5H12। सीधी श्रृंखला वाला एन पेंटेन जो छड़ी जैसा है, वो करीब 36 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है। लेकिन उसका एक आइसोमर है नियोपेंटेन। उसका IUPAC नाम है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये बहुत ज्यादा शाखित है, लगभग गेंद जैसा। हाँ। उसका क्वथनांक जानते कितना है? सिर्फ 9.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, 36 डिग्री से सीधे 9.5 डिग्री। दोनों का फॉर्मूला C5H12 ही है। हाँ, फॉर्मूला वही, वजन वही, सिर्फ संरचना मतलब एटम्स का जुड़ाव अलग है। देखिए कितना फर्क पड़ता है 3D शेप का। वाकई, ये दिखाता है कि अणु की ज्यामिति कितनी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये तो हुई क्वथनांक की बात। सामान्य तापमान पर ये एल्केन हमें किस रूप में मिलते हैं? क्या सब तरल होते हैं? नहीं, सब तरल नहीं होते। ये भी उनके आकार यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। वैसे एल्केन आमतौर पर रंगीन और गंधहीन होते हैं। अच्छा। तो जो सबसे छोटे हैं, पहले 4 सदस्य, मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10, ये कमरे के तापमान और सामान्य दाब पर गैसें हैं। अच्छा, हमारी रसोई गैस LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं शायद। हाँ, मुख्य रूप से वही होते हैं। फिर जब कार्बन की संख्या 5 से लेकर करीब 17 तक पहुंचती है, C5 से C17, तो एल्केन तरल अवस्था में होते हैं। इनमें कौन से आते हैं? इनमें पेट्रोल, गैसोलीन, केरोसिन, मिट्टी का तेल, डीजल जैसे ईंधन आते हैं। अच्छा, और फिर उससे भी बड़े? और जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 18 या उससे भी ज्यादा हो जाती है, C18+, तो एल्केन ठोस बन जाते हैं, मोम जैसे। मोमबत्ती वाला मोम, पैराफिन वैक्स। हाँ, वही। पैराफिन वैक्स उच्च एल्केन का मिश्रण ही होता है। ठीक है, तो ये थे इनके कुछ मुख्य भौतिक गुण। अब जरा इनके रासायनिक व्यवहार पर आते हैं। आपने शुरू में कहा था कि एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये नाम इनकी रासायनिक प्रकृति को दर्शाता है। पैराफिन शब्द असल में लैटिन भाषा से आया है, पैरामेफिनिस। पैरामेफिनिस, इसका मतलब? इसका मतलब होता है कम आकर्षण या कम बंधुता, लिटिल अफिनिटी। कम बंधुता किसके प्रति? मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एल्केन रासायनिक रूप से काफी निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट। वो आसानी से रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, मतलब उन पे एसिड, बेस वगैरह का असर नहीं होता? सामान्य परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। आप उन पर साधारण एसिड डालिए, बेस डालिए या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उन पर कोई खास असर नहीं होता। वे काफी स्टेबल होते हैं। उनकी इस निष्क्रियता, इस इनर्टनेस का कारण क्या है? वो रिएक्ट क्यों नहीं करना चाहते? इसके मुख्य कारण उनकी संरचना में ही छिपे हैं। पहला तो उनमें सिर्फ कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड काफी मजबूत होते हैं। इन्हें तोड़ना आसान नहीं, काफी ऊर्जा चाहिए। ठीक है, मजबूत बॉन्ड। और दूसरा, जैसा हमने पहले बात की, ये बंधन अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर। तो जो आयनिक अभिकर्मक होते हैं जैसे एसिड H+ या बेस OH-, उनके लिए इन बॉन्ड्स पर हमला करने का कोई आसान रास्ता या साइट नहीं होती है। और तीसरा, उनके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, कोई क्रियात्मक समूह, ना कोई डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, ना कोई OH या Cl जैसा ग्रुप जो प्रतिक्रिया को शुरू कर सके। अच्छा, तो इन सब वजहों से ये ज्यादातर शांत बैठे रहते हैं। हाँ, काफी हद तक। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वे बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं करते होंगे। कुछ खास परिस्थितियों में तो करते ही होंगे ना? हाँ, बिल्कुल। निष्क्रिय होने का मतलब ये नहीं कि वे रिएक्ट कर ही नहीं सकते, बस उन्हें थोड़ा उकसाना पड़ता है, कुछ खास कंडीशंस देनी पड़ती हैं। जैसे उच्च तापमान या फिर पराबैंगनी प्रकाश यानी UV लाइट। इन परिस्थितियों में एल्केन कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कौन कौन सी मुख्य प्रतिक्रियाएं हैं ये? हम 4 मुख्य प्रतिक्रियाओं की बात कर सकते हैं।
पहली है हैलोजिनेशन, दूसरी दहन कंबशन जो हम सब जानते हैं, तीसरी पायरोलिसिस या क्रैकिंग, और चौथी रिफॉर्मिंग या एरोमेटाइजेशन। ठीक है, एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले हैलोजनीकरण। इसमें हैलोजन जुड़ते हैं क्या? नहीं, जुड़ते नहीं हैं, बल्कि हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लेते हैं। ये एक प्रतिस्थापन प्रक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एटम हटा, दूसरा लगा। हाँ, इसमें एल्केन के एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु जैसे क्लोरीन Cl या ब्रोमीन Br द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और आपने कहा कि इसके लिए खास परिस्थितियां चाहिए, अपने आप नहीं होगी? नहीं, अपने आप नहीं होती। इसे शुरू करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा या तो यूवी लाइट से मिलती है या फिर काफी ज्यादा तापमान, करीब 570 से 770 केल्विन तक गर्म करने से। क्यों चाहिए होती है ये ऊर्जा? ये ऊर्जा असल में हैलोजन अणु जैसे Cl2 को तोड़ने के लिए जरूरी होती है, उसे दो हिस्सों में बांटने के लिए। अच्छा, ये प्रतिक्रिया होती कैसे है? इसका तरीका मतलब मैकेनिज्म क्या है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह होती है, जिसे हम कहते हैं मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल ये क्या होते हैं? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके पास एक अकेला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत अस्थिर होते हैं। अच्छा, तो ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले जो यूवी लाइट या गर्मी दी जाती है उससे हैलोजन अणु, मान लीजिए Cl2, टूट जाता है और दो क्लोरीन मुक्त मूलक Cl- बनाता है। इसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, Cl- बन गया। फिर ये हाईली रिएक्टिव Cl- मूलक एल्केन अणु जैसे मीथेन CH4 पर हमला करता है और उससे एक हाइड्रोजन परमाणु छीन लेता है। हाइड्रोजन निकाल लिया। हाँ, इससे बनता है HCl और साथ में एल्केन का अपना मुक्त मूलक बन जाता है, जैसे मीथेन से मिथाइल मूलक CH3-। ओके, अब एल्केन रेडिकल बन गया। हाँ, अब ये एल्काइल मूलक जैसे CH3- भी बहुत रिएक्टिव है। ये जाकर एक और Cl2 अणु पर हमला करता है। अच्छा, उससे एक क्लोरीन परमाणु छीनकर खुद तो स्टेबल प्रोडक्ट जैसे CH3Cl बना लेता है और पीछे एक नया Cl डॉट मूलक छोड़ जाता है। अरे, तो ये Cl डॉट फिर से वही काम करेगा जो पहले वाले ने किया था? बिल्कुल, और ये प्रक्रिया एक श्रृंखला, एक चेन की तरह चलती रहती है जब तक कि रेडिकल्स आपस में जुड़कर खत्म ना हो जाएं या रिएक्टेंट्स खत्म ना हो। वाह, ये तो चेन रिएक्शन हो गया। हाँ, इसमें दो बातें और ध्यान देने वाली हैं। पहली कि सारे हैलोजन एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते। फ्लोरीन F2 सबसे तेज विस्फोटक तरीके से रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन Cl2, फिर ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 सबसे धीमा, अक्सर रिवर्सिबल। F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एल्केन में अगर अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हों, जैसे प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री या तृतीयक 3 डिग्री, तो उनके निकलने की आसानी भी अलग अलग होती है। कौन सा सबसे आसानी से निकलता है? तृतीयक 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे आसानी से निकलता है, फिर द्वितीयक 2 डिग्री और सबसे मुश्किल से प्राथमिक 1 डिग्री, मतलब 3, 2, 1। तो अगर एक एल्केन में मान लीजिए 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों तरह के हाइड्रोजन है, तो क्या हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे? हाँ, अक्सर यही होता है। हैलोजनीकरण से आमतौर पर सभी संभव आइसोमेरिक उत्पादों का मिश्रण मिलता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर हम प्रोपेन का क्लोरीनीकरण करें यूवी लाइट में, इसमें बीच वाले कार्बन पर 2 2 डिग्री हाइड्रोजन है और किनारों पर 6 1 डिग्री हाइड्रोजन है। हाँ, तो क्लोरीन 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर 1 क्लोरोप्रोपेन भी बना सकता है और 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाकर 2 क्लोरोप्रोपेन भी। और कौन सा ज्यादा बनेगा? आपने कहा 2 डिग्री ज्यादा आसानी से निकलता है। हाँ, 2 डिग्री हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा आसान है, इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन थोड़ा ज्यादा बनता है, करीब 55%, और 1 क्लोरोप्रोपेन थोड़ा कम, करीब 45%। तो मिक्सचर मिलता है। समझ गए। यह था हैलोजनीकरण। अब दूसरी प्रतिक्रिया पर आते हैं, दहन, कंबशन। ये तो हम रोज देखते हैं, LPG जलती है, गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल डीजल पर, ये सब एल्केन का दहन ही है ना? हाँ, बिल्कुल। एल्केन बहुत अच्छे ईंधन इसलिए माने जाते हैं क्योंकि जब वे पूरी तरह से जलते हैं, मतलब जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, हीट। और जलने पर बनता क्या है? पूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंबशन पर उत्पाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और पानी H2O होते हैं, और साथ में ढेर सारी ऊष्मा। इसका कोई सामान्य समीकरण है? हाँ, अगर एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, तो सामान्य समीकरण होता है
CnH2n+2 plus 3n+1 2O2 reacts to NCO2 plus n+1 H2O plus ऊष्मा। अच्छा, उदाहरण के लिए मीथेन CH4 का दहन, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन के लिए n = 1 है, तो समीकरण होगा CH4 plus 2O2 reacts to CO2 plus 2H2O, और इसमें प्रति मोल मीथेन जलने पर लगभग 890 किलोजूल ऊर्जा निकलती है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, इसीलिए तो हम इसे घरों में खाना पकाने और हीटिंग के लिए और बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार ये भी सुनने में आता है कि अगर ऑक्सीजन पूरी न हो तो दहन खतरनाक हो सकता है, कुछ जहरीली गैस से बनती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सीमित हो, लिमिटेड हो, तो होता है अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या बनता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बन सकती है बहुत ही जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या फिर अगर ऑक्सीजन और भी कम हो तो सिर्फ कार्बन ही बन सकता है कालिक या काजल के रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो बहुत खतरनाक है, सुना है। हाँ, इसे साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये रंगहीन और गंधहीन होती है, पता नहीं चलता। ये हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन ले जाने की उसकी क्षमता को ब्लॉक कर देती है। दम घुट सकता है। और कालिक? कालिक से सांस की तकलीफें होती हैं, फेफड़ों में जम सकती है, और ये वायु प्रदूषण का भी एक बड़ा कारण है। इसीलिए इंजनों की, स्टोव की, भट्टियों की सही मेंटेनेंस और हवा की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। पायरोलिसिस या क्रैकिंग, ये क्रैकिंग शब्द पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत सुनने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? पायरोलिसिस शब्द का मतलब ही है गर्मी से टूटना। पायरो मतलब आग या गर्मी, और लाइसिस मतलब टूटना। गर्मी से टूटना? किसको तोड़ते हैं? इसमें बड़े एल्केन अणुओं को तोड़ा जाता है, मतलब जिनमें कार्बन की संख्या काफी ज्यादा होती है, जो कम उपयोगी होते हैं। कैसे तोड़ते हैं? उन्हें हवा की गैर मौजूदगी में, ताकि वे जल न जाएं, बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, करीब 770 केल्विन यानी 500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा। और टूटने पर क्या बनता है? टूटने पर वे छोटे, ज्यादा उपयोगी अणुओं में बदल जाते हैं। ये छोटे अणु छोटे एल्केन भी हो सकते हैं, एल्कीन भी हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, और हाइड्रोजन गैस भी निकल सकती है। इसी पूरी प्रक्रिया को क्रैकिंग कहते हैं। लेकिन इन बड़े अणुओं को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? पेट्रोल जैसे हल्के अंश चाहिए होते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन कच्चे तेल में भारी अंश जिनमें बड़े बड़े एल्कीन अणु होते हैं वो भी काफी मात्रा में होते हैं, जिनकी डिमांड कम है। हाँ, उनकी सीधी डिमांड कम होती है। तो क्रैकिंग की मदद से इन भारी कम कीमत वाले अंशों को हल्के ज्यादा कीमत वाले और ज्यादा उपयोगी उत्पादों में बदला जाता है। जैसे गैसोलीन बनाने के लिए छोटे एल्केन जैसे ऑक्टेन, या फिर प्लास्टिक उद्योग के लिए बहुत जरूरी एल्कीन जैसे इथीन, इथिलीन और प्रोपिलीन, वो भी क्रैकिंग से ही बनते हैं। अच्छा, तो प्लास्टिक भी यहीं से शुरू होता है एक तरह से? हाँ, बहुत सारे प्लास्टिक का शुरुआती मटेरियल एल्कीन ही होता है। कोई उदाहरण देंगे क्रैकिंग का? मान लीजिए हम हेक्सेन को 773 K पर गर्म करते हैं। ये कई तरह से टूट सकता है। हो सकता है ये हाइड्रोजन निकालकर हेक्सीन बना दे, या ये बीच से टूटकर ब्यूटीन और ईथेन बना दे। और भी तरीके हो सकते हैं। हाँ, या फिर ये प्रोपीन, एथीन और मीथीन का मिश्रण दे दे। असल में क्या बनेगा, ये तापमान, दबाव और अगर कोई उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर निर्भर करता है। यानी कच्चे तेल को हमारे काम लायक बनाने में क्रैकिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। और अब चौथी प्रतिक्रिया, रिफॉर्मिंग या एरोमेटिकरण। ये नाम तो बड़ा आकर्षक है। एरोमेटिक यौगिक बनाना, जैसे बेंजीन, एल्केन से। हाँ, बिल्कुल। ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गैसोलीन की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को सुधारना। गैसोलीन की क्वालिटी, वो कैसे? इसमें क्या करते हैं कि 6 से 10 कार्बन वाले सीधी श्रृंखला एल्केन को लेते हैं, जैसे हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। हाँ, और उन्हें बहुत उच्च तापमान, वही करीब 773 केल्विन, उच्च दबाव 10 या 20 वायुमंडल और कुछ विशेष उत्प्रेरकों की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये उत्प्रेरक अक्सर एल्यूमिना, Al2O3 पर आधारित होते हैं, जिन पर प्लैटिनम या वैनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम जैसी धातुओं के ऑक्साइड लगे होते हैं। बाप रे, काफी तामझाम है। और इससे होता क्या है आखिर? सीधी श्रृंखला वाला एल्केन एरोमेटिक कैसे बन जाता है? बेंजीन तो रिंग होती है। हाँ, इसमें असल में दो मुख्य प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। एक तो है डिहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं का निकलना। हाइड्रोजन निकलती है? हाँ, और दूसरी प्रक्रिया है चक्रीकरण,
मतलब जो सीधी कार्बन श्रृंखला थी वो मुड़कर बंद हो जाती है और एक रिंग बना लेती है। अरे, तो हाइड्रोजन निकली और चेन बंद होकर रिंग बन गई। बिल्कुल, इन दोनों के मेल से सीधी श्रृंखला एल्केन बेंजीन या उसके जैसे ही दूसरे एरोमेटिक यौगिकों जैसे टोलुइन या ज़ाइलीन में बदल जाते हैं। इसका भी कोई क्लासिक उदाहरण है? सबसे आम उदाहरण है एन-हेक्सेन का बेंजीन में बदलना। जब एन-हेक्सेन को इन खास परिस्थितियों से गुजारा जाता है तो वो अपनी संरचना बदल के 6 कार्बन वाली बेंजीन रिंग बना लेता है और साथ में 4 अणु हाइड्रोजन गैस निकलती है, 4H2। C6H14 से C6H6 बन गया। जबरदस्त। लेकिन आपने कहा कि ये गैसोलीन की गुणवत्ता सुधारता है, वो कैसे? बेंजीन बनने से क्या होता है? देखिए, गैसोलीन की गुणवत्ता को हम उसके ऑक्टेन नंबर से मापते हैं। ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होता है, ईंधन इंजन में उतना ही स्मूथली जलता है, बिना नॉकिंग या आवाज किए। अच्छा, वो इंजन की खटखटाहट। हाँ, वही। सीधी श्रृंखला वाले एल्केन का ऑक्टेन नंबर कम होता है, वो आसानी से नॉक करते हैं। लेकिन बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक यौगिकों का ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा होता है। तो रिफॉर्मिंग से? रिफॉर्मिंग प्रक्रिया सलम कम ऑक्टेन वाले एल्केन को उच्च ऑक्टेन वाले एरोमेटिक यौगिकों में बदल देते हैं। इससे गैसोलीन का ओवरऑल ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसे ऑक्टेन एनहांसमेंट भी कहते हैं। अच्छा, तो ये मतलब है रिफॉर्मिंग का। तो ये सब जानने के बाद अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एल्केन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है? क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम इसे समेटें तो एल्केन हमारी आधुनिक सभ्यता के लिए आप कह सकती हैं मौलिक हैं, फंडामेंटल। एक तो वो हमें ऊर्जा देते हैं, घरों में एलपीजी, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल, उद्योगों और पावर प्लांट्स में प्राकृतिक गैस, ये सब मुख्य रूप से एल्केन ही हैं। हाँ, ऊर्जा तो सबसे बड़ा उपयोग है। लेकिन वो सिर्फ ईंधन नहीं है, वो पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। उनसे और क्या बनता है? उनसे प्लास्टिक बनते हैं, क्रैकिंग से मिली एल्कीन के जरिए। सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, तरह तरह के सॉल्वेंट्स बनते हैं, दवाएं बनती हैं, पेंट, कीटनाशक, न जाने कितने अनगिनत ऑर्गेनिक रसायन एल्कीन से ही शुरू होते हैं। बाप रे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, और ये जो प्रक्रियाएं हमने डिस्कस की, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, यही वो तरीके हैं जिनसे हम कच्चे तेल में मौजूद एल्केन को इन सब उपयोगी चीजों में बदलते हैं। इसलिए एल्केन कैसे व्यवहार करते हैं, उनकी ये प्रतिक्रियाएं कैसे काम करती हैं, ये समझना ना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन और रसायन निर्माण के लिए, बल्कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए भी, जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करना, इन सब के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने एल्केन की दुनिया की एक अच्छी खासी सैर की। हमने समझा कि वे अध्रुवीय क्यों होते हैं, पानी में क्यों नहीं घुलते, और कैसे उनके क्वथनांक और गलनांक पर उनकी चेन की लंबाई और उसमें शाखाएं होने या न होने का असर पड़ता है। हाँ, और फिर हमने उनकी रासायनिक निष्क्रियता, वो पैराफिन वाला गुण क्यों है, ये भी समझा। और साथ ही वो खास परिस्थितियां भी देखी जिनमें ये शांत अणु भी हरकत में आ जाते हैं और हैलोजनीकरण, दहन, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग जैसी महत्वपूर्ण और हमारे लिए उपयोगी प्रतिक्रियाएं करते हैं। बिल्कुल, ये देखने में भले ही संरचनात्मक रूप से सरल अणु लगें, लेकिन रासायनिक रूप से या आश्चर्यजनक रूप से बहुमुखी हैं, वर्सेटाइल हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के लिए इनका महत्व, जैसा मैंने कहा, बहुत गहरा है। हाँ, इनकी सरलता में ही शायद इनकी ताकत छिपी है, जो इन्हें हमारी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ढालने की क्षमता देती है। सही कहा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे रिफॉर्मिंग जैसी प्रक्रियाओं से साधारण एल्केन को उच्च मूल्य वाले ईंधन में बदला जा सकता है। भविष्य को देखते हुए, खासकर जब हम स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ज्यादा जागरूक और चिंतित हो रहे हैं, तो क्या इन बुनियादी हाइड्रोकार्बन्स, इन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ऊर्जा और रसायन प्राप्त करने के लिए और भी नए, ज्यादा कुशल, ज्यादा पर्यावरण अनुकूल तरीकों से इस्तेमाल या रूपांतरित किया जा सकता है? क्या इन सरल दिखने वाले अणुओं में अभी भी ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जिन्हें खोजना बाकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।